Hello, good evening to all. Voice is audible to all. आवाज आ रही है क्या? डिटेल में पढ़ लिया था। एक बार देखिए फिर से। जो भी स्लाइड्स पढ़ी हुई थी उसको रिवाइज कराता हूँ 5 मिनट में। ओके, देखिए सो हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था डी ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा था और ये समझा हुआ था कि डी ऑर्बिटल में डी ऑर्बिटल्स में टोटल दो तरह के ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते थे। वन इज एक्सियल एंड अदर इज नॉन एक्सियल। एक्सियल में हम लोगों ने देखा हुआ था, एक था डी जेड स्क्वायर और दूसरा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसमें इसको मिक्स्ड ऑर्बिटल पढ़ते थे। बाकी ये नॉर्मल था, मिक्स्ड नहीं था। और यहाँ पर जो नॉन एक्सियल थे वो डी एक्स बाई डी बाई जेड डी जेड एक्स, ये सब पढ़ लिया था। बोलो हाँ ना? कल ये सब पढ़ रखा है हम लोगों ने। इसके बाद हमने पढ़ा था कि डी के 4 लोब्स होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा था डी डबल शेप्ड होता है, एक ऐसे और दूसरा ऐसे। तो ये जो थे, ये एक वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लोब्स पढ़ते हैं। तो 1 2 3 4 टोटल 4 लोब्स हैं और जिसको हम डम्बल शेप में अरेंज करते हैं। गॉट इट? ये सब कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि डी के टोटल 6 पॉसिबिलिटीज था अरेंजमेंट इन 3D स्पेस, लेकिन उनमें से 5 ही ऑर्बिटल एक्सेप्टेड किए गए। इट्स ऑल राइट। तो हमने ये देखा था कि किन्हीं 2 ऑर्बिटल को मिक्स्ड किया था, और जो मिक्स्ड थे वो डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और दूसरा था डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। दोनों को मिक्स्ड किया था और डी जेड स्क्वायर बनाया था। समझ आ रहा है क्या? तो देखिए, इसके बाद हम लोगों ने ये निकालना सीखा था कि किसी में भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालते हैं 2l+1, और जिसमें जो l था, आपका जो l का वैल्यू था दैट इज एजिमुथल मैग्नेटिक नंबर और एंगुलर मोमेंटम, और जिसमें l का वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए होता है 0, p ऑर्बिटल के लिए 1, d ऑर्बिटल के लिए 2 और f के लिए 3। तो अगर d ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे ये काउंट करना हो तो हम d के लिए l का वैल्यू 2 रखते हैं और ये आ जाएगा 2l+1, सो 2 × 2 + 1, टोटल 5 ऑर्बिटल्स ही पॉसिबल थे या मैथमेटिकली एक्सेप्टेड थे। इसके बाद हम लोगों ने ये फेज रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, जिसमें ये पढ़ा था कि एस ऑर्बिटल में एक ही तरह का फेज होता है क्योंकि एक ही लोब होता है। या तो आप उसे पॉजिटिव साइन से दिखाइए या नेगेटिव से, ये चार्ज नहीं है, ये साइन है। ऑल राइट। इसके बाद हम लोग देखते हैं डी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल का फेज रिप्रेजेंटेशन। तो ये डंबल शेप्ड होता है, एक साइड को पॉजिटिव माना और दूसरे को नेगेटिव। बीच वाले पॉइंट को नोड बोलते हैं, हाफ दिस पोर्शन को लोब बोलते हैं और पूरे पूरे स्ट्रक्चर को पी ऑर्बिटल्स बोलते हैं, जो कि डंबल शेप था। ऑलराइट। डी ऑर्बिटल में डबल डंबल, दो दो डंबल आ जाते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। ये जो वर्टिकल लाइन है वो एक तरह के फेस को दिखाएगा और ये नेगेटिव साइन ये दूसरे लोब्स को दिखाएगा। तो डी ऑर्बिटल में 2 लोब्स थे, आई मीन हर एक वर्टिकल लाइन में 2 लोब्स, हॉरिजॉन्टल लाइन में 2 लोब्स, टोटल 4 लोब्स। 4 लोब्स को मिला के डबल डंबल बनाया गया था। तो डी ऑर्बिटल का जो शेप था वो डबल डबल शेप था। इतना पढ़ लिया क्या?
बोलो हाँ ना, ये समझ आए क्या? अगला हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था सिमिलरिटीज इन द डी ऑर्बिटल, और जिसको जेरेड वर्ड बोलते हैं, लेकिन जेरेड तो पीएचडी वगैरह में आप लोग केवल ये बोलोगे सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। आप कोई सा भी ऑर्बिटल बनाइए, चाहे वो एक्स वाई जेड, डी एक्स वाई बनाइए, वाई जेड कुछ भी बनाइए, ये प्लस तो अगर सेंटर से, देखिए कुछ बच्चों का डाउट ये था कि सर ये न्यूक्लियस है या नोड है। मेरी बात सुनो, ये एक न्यूक्लियस है, फिर ये पहला सेल, दूसरा, तीसरा, और आप जानते हो ये NS होगा, देन NP होगा, देन ND होगा। तो ये थर्ड सेल से, थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डी ऑर्बिटल का फिलिंग चालू हो जाता है। तो अगर आप ऐसे किसी भी एलिमेंट का फिलिंग करोगे, जैसे स्कैंडियम, तो आप 3D1 लिखते हो ना, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस सेल में भरा है ना 3D1 में। अरे हाँ ना, कुछ बोलो। तो ये न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट वैलेंस सेल के डिस्टेंस को ही तो आप उसका रेडियस या साइज बोलते हो उस एटम का। तो इस स्कैंडियम का जो थर्ड सेल में डी में एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर जो दो सेल हैं, वो बाहर वाले डी ऑर्बिटल के लिए शील्डिंग कॉज कर रहा है। ऋषभ, आपका डाउट था कि डी ऑर्बिटल कैसे शील्डिंग करेगा। डी ऑर्बिटल आने वाले एफ ऑर्बिटल के लिए शील्डिंग का काम करेगा। ये तो अभी लास्ट ही है। अगर मान लो कोई 4f में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो उसके इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन डी ऑर्बिटल कम कर देगा। डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन सामने अगर खड़े हो गए तो एफ के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन नहीं होगा। तो ये डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन या डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन 4f के लिए क्या बोलते हैं, शील्डिंग का कॉज करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं लैंथेनॉइड्स। और वो एक्टिनॉइड सीरीज में ये सब पढ़ाएंगे आपको। ऋषभ, समझ आया? कोई डाउट है तो पूछो अभी तक। कल की चीजें सुपरफिशियल ओवरव्यू लिया है मैंने। कोई डाउट है क्या? एक ही सिमिलरिटीज था, दैट इज COS is present in all types of d orbital, चाहे वो प्योर हो या मिक्स्ड हो। ऑलराइट, चाहे वो प्योर ऑर्बिटल हो या मिक्स्ड हो। तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड मिक्स्ड डी ऑर्बिटल। मिक्स्ड डी ऑर्बिटल मतलब dz² ऑर्बिटल, प्योर ऑर्बिटल मतलब नॉन एक्सियल, जो कि तीन थे, dxy, dyz और dzx, और एक था एक्सियल वाला ही, dx² माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन चार ऑर्बिटल प्योर थे, जो कि केवल चार ही लोब से बनते थे। dz² दो चीजों का मिक्स्ड था, इसलिए 8 लोब से बना, और इसे मिक्स्ड ऑर्बिटल पढ़ते हैं। तो मिक्स्ड और प्योर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, ये पॉइंट आज हमें पढ़ना है। और ऐसे 5 पॉइंट हैं जो कि डिफरेंस है। पहला नोड, दूसरा शील्डिंग पावर, प्योर और इम्प्योर की अलग अलग है, प्योर या विदाउट प्योर की अलग है। डिफरेंट ओवरलैपिंग शो करता है, पावर ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग dz² और बाकी प्योर वालों का अलग अलग है। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की पावर दोनों की अलग अलग है। dz² कभी पाई बनाता ही नहीं है। और दूसरा बोला जाएगा प्योर ऑर्बिटल का सिग्मा बेकार होता है। इसका मतलब कि हमें ये नॉलेज होना इनका जरूरी था, क्योंकि इनका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की पावर अलग अलग है। कोई पाई अच्छा बनाता है और कोई सिग्मा अच्छा बनाता है। सिग्मा बॉन्ड बनाने की पावर दोनों की डिफरेंट, पाई बॉन्ड बनाने की पावर दोनों डिफरेंट। सिग्मा बॉन्ड सबसे अच्छा बनाता है, दैट इज dz²। सॉरी। दूसरा, अगर मैं पाई बॉन्ड बनाने की बात बोलूं तो प्योर ऑर्बिटल का
पाई बॉन्ड बनाने की पावर या एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इज स्ट्रॉन्ग इन प्योर ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड बनाने की पावर अच्छी होती है dz स्क्वायर में। खैर ये तो आपका ओवरव्यू हो गया, इससे तो काम नहीं बनेगा। ये 5 पॉइंट हैं जो कि आज की क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। मुझे लगता है कि मैंने आपको ये नोड के बारे में कल डिस्कस कर लिया था। पहला डिफरेंस है नोड का। फर्स्ट डिफरेंस इज नोड। तो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में ये शब्द पढ़े होंगे कि एंगुलर नोड्स क्या होता है और रेडियल नोड्स क्या होता है। अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार एटॉमिक स्ट्रक्चर रिफर करिए, देख लीजिए, चीजें आ जाएंगी। फिर भी नहीं आएगा तो मेरे से पूछना। अब चलिए, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था प्योर डी ऑर्बिटल में दो तरह के नोड्स होते हैं, दो तरह के नोडल प्लेन होते थे। एक बार फिर से देखो, ये एक पी और डंबल शेप और ये दूसरा डंबल डबल डंबल। तो ये कुछ भी एक्सिस हो, बट इस प्लेन के अबाउट एक ये आपको नोडल एरिया मिला और एक ये नोडल प्लेन मिला। इसका मतलब कि प्योर ऑर्बिटल जो चार थे डी के, उनमें दो नोडल प्लेन प्रेजेंट थे, dxy में, dyz में, dzx में और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, जो कि एक्सियल का टाइप है, बट इसमें भी नोडल प्लेन मिलते थे। मिक्स्ड ऑर्बिटल था जिसे dz स्क्वायर बोलते थे, उसमें कॉनिकल नोडल प्लेन था, क्योंकि ये ऑर्बिटल ऐसे बनता था और इधर एक एक्सिस बनता था। तो ये एक्सिस में अगर आप यहाँ से नोडल प्लेन डालोगे तो एक्सिस या डिस्क के अंदर तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और आप प्लेन डाल दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन को टच कर लिया। और नोडल प्लेन का तो मतलब ही होता है ऐसा पॉइंट, ऐसा एरिया जहाँ पे आप घूमते रहे और आपको एक भी इलेक्ट्रॉन नजर ना आए, टकराए ना। तो फिर हमने क्या किया था, इसका कॉनिकल नोडल प्लेन बनाया था या कॉनिकल प्लेन बनाया था। हाँ ना कुछ बोलो। ये देखिए हिंदी का अंग्रेजी लिखा है, ये ओनली dz स्क्वायर ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है। कॉनिकल नोडल प्लेन ओवरऑल सारे ही डी ऑर्बिटल में दो नोडल प्लेन एग्जिस्ट करते हैं। बोलो हाँ कि ना। यहां तक सभी को समझ आ रहा? जी बोलिए प्लीज, सभी लोग बोलिए, कोई तकलीफ हो तो बोलिए। समझा, ऑल राइट। हम लोग अब दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं, डिफरेंस इन द शील्डिंग पावर ऑफ डी ऑर्बिटल। जो डी ऑर्बिटल हैं, डी ऑर्बिटल बोलते ही आप लोग बोलना चालू करिए डी जेड स्क्वायर और प्योर डी ऑर्बिटल। आप यकीन मानिए, यस, द ग्रेट इंफॉर्मेशन आई शेयर टू यू कि अभी तक मैंने आपसे वीपीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का नाम नहीं लिया, बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 50% खत्म हो गई, 50% वैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म हो गई। आप 50% क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे, जबकि मेरा कंसर्न केवल आपको टर्मिनोलॉजी सिखाना है, क्या क्या टर्म्स केमिकल बॉन्डिंग में बोले जाते वो सिखा रहा हूं। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो आप रटोगे। आप 100% किसी यूट्यूबर्स को देखिए, उन्होंने डायरेक्ट बोला टू ऑर्बिटल अनपेयर्ड हो, हाफ फिल्ड हो, coming to each other, close to each other, make overlapping, make a bond, ऐसे शब्द बोला, and that is called chemical bond, that is called covalent bond, that is called covalence। वो डायरेक्टली रटने के अलावा कोई दूसरा सेंस नहीं दे रहे। आपके इधर तो वो प्री मेडिकल और मेडिकल जेई का अलग अलग मॉड्यूल चलता है, जो कि एक बड़े ब्रांड का कोटा का आपके यहाँ चलता है। आप देखिए इतना रफेस्ट लिखा हुआ है, बस 15 से 20 लाइन अंग्रेजी में लिखा, बट एवरी लाइन इज मीनिंगलेस, क्योंकि वो केवल जिस्ट लिखा, सेंस लिख दिया कि कोवेलेंसी मतलब दो एटम के एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनना। और जब आप क्वेश्चन पेपर टच करोगे
एक तो बड़ी मुश्किल से ये लाइन समझ ही नहीं आई कि आपने क्या बोल दिया। गॉट इट और नॉट बोलो हाँ ना। तो आप देख लीजिए, बड़ा ब्रांड है और मैं ऑनलाइन हूँ इसलिए नहीं कुछ बोल सकता हूँ। इवन उससे कुछ नहीं होने वाला, और इस तरीके से अगर इनऑर्गेनिक जो उसमें लिखा है वो पढ़ोगे तो रटने के अलावा कोई दूसरा सेंस देगा नहीं। और मुझे लगता है अभी तक मैंने जितने वर्ड बोले, और इस पे कम से कम 25-30 क्वेश्चन बीके जायसवाल में दिए हुए हैं और आप सॉल्व कर लोगे, और आपको कंफर्टेबल फील होगा कि आपको इनऑर्गेनिक रटनी नहीं पड़ रही, चीजें आपको आती हैं। ऑलराइट, चलिए सो हम लोग सेकंड पॉइंट पर आ गए, शील्डिंग पावर। देखिए कल शायद ये क्वेश्चन फिर था आपका, ये न्यूक्लियस होगा ना भैया, ये किसी का भी तो पी ऑर्बिटल लिखा ना, अगर ये डी लिखा तो ये 3D से ही तो चालू हुआ होगा। अब ये 4D हो सकता है, 5D किसी का भी हो। जब आपने डी ऑर्बिटल बनाया तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अगर डी में इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो आप उसे डी ब्लॉक का एलिमेंट बोलोगे। तो अंदर तो न्यूक्लियस होगा जहां प्रोटॉन होंगे और आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसी ये जो ऑर्बिटल है इनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। तो मेरा मतलब है कि ये जो प्रोटॉन है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, इस न्यूक्लियस को 4 लोब ही कवर कर रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, नीचे इलेक्ट्रॉन है, इस साइड इलेक्ट्रॉन है और इस साइड इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये वाला एरिया तो आपका नोडल प्लेन था ना, इसका मतलब इस एरिया से आप न्यूक्लियस को देख पा रहे हैं, आप न्यूक्लियस तक जा पा रहे हैं। इसका मतलब कि यहां से शील्डिंग नहीं था। आप ये सेंटर में खड़े और आप 4 लड़के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ खड़े कर दीजिए तो क्या आप चारों तरफ से घिर गए? नहीं। लेकिन यहां पर जो ये प्योर डी ऑर्बिटल था, अगर आप मिक्स्ड डी ऑर्बिटल की बात करो तो ये एक डिस्क बना होता है और ये न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर रहा, और ये डिस्क के अंदर जो नेगेटिव साइन है वो इलेक्ट्रॉन का ही रिप्रेजेंटेशन बता रहा है। इसका मतलब आप इसके न्यूक्लियस तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो जरा मुझे बताओ कि बेटर शील्डिंग किस में होगा? फटाफट बोलो मिस्टर त्रिवेदी, अथंग, ऋषभ, हर्षिदा एंड ऑल। बेटर शील्डिंग पावर, शील्डिंग मतलब होता है कवर करना, ढक लेना। इसका मतलब अगर आप सेंटर में खड़े और आपको एक बेडशीट से चारों तरफ से गोल कवर कर दिया जाए तो आप दिखोगे नहीं। लेकिन अगर आपके आमने सामने लेफ्ट राइट में एक एक बच्चा खड़ा कर दिया जाए तो किसी भी एंगल से आप दिख जाओगे ना, मतलब आप पूरे शील्ड नहीं हो, आप फुली कवर्ड नहीं हो, आप दिख रहे हो। तो डी ऑर्बिट, सर डी ऑर्बिटल का सेंटर में नोड होते हैं। क्या पूछना चाह रहे? कल से एक ही चीज पूछते हो। हर एक ऑर्बिटल का सेंटर में नोड होता है। जैसे कि अभी एस का तो इधर कोई नोड नहीं था, लेकिन अगर आप दूसरा कोई इसका 1s के बाद 2s बनाओगे तो ये एरिया उसका नोडल सरफेस कहलाएगा। पी ऑर्बिटल में ये जो एटम था इसको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोलते हैं, और इस पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते उसको नोड पॉइंट बोलते हैं। और इससे ऊपर की साइड आप चलोगे तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और नीचे की साइड, ऊपर वाले पार्ट को भी लोब बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को भी लोब बोलते हैं। तो जो डंबल होता है ना, डमरू देखा जो बंदर बंदरिया नचाते हैं, तो बीच में आप पकड़ते हो और दोनों उसका लेफ्ट राइट वो जो धागा सा स्टिक करता है और आवाज करता है। कहने का मतलब बीच से आवाज थोड़ी ना आ रही, वो लेफ्ट और राइट में जो कागज टाइप का लगा है या जो भी एनिमल्स की स्किन का लेयर बना है वो बजता है, उससे साउंड निकलता है। तो साउंड कहां से निकल रहा है? डंबल में जो डमरू बजा रहे हो, वो लेफ्ट और राइट साइड जो पेपर लगा हो या एनिमल्स की स्किन लगी हो उस पर जाके वो धागा स्ट्राइक करता है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? बोलो समझ आए क्या? ओके, तो एस ऑर्बिटल में खुद एस के अंदर इस एरिया में कोई नोड नहीं है, कोई नोडल पॉइंट नहीं है, लेकिन पी ऑर्बिटल का ऐसा शेप होता है और इधर इस पॉइंट को नोड पॉइंट बोलते हैं। डी ऑर्बिटल्स में ये जो लोब्स है ये नोडल पॉइंट है,
और ये किसी एटम के न्यूक्लियस को कवर कर रहा होगा। चलिए काम की बात सुनो। मिक्स्ड प्योर ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं तो वो 4 लोब से बनता है और वो न्यूक्लियस को सील्ड करेगा बट कम सील्ड करेगा। डी ऑर्बिटल dz स्क्वायर जो कि एक डिस्क साइड में है, जो कि न्यूक्लियस को चारों तरफ से कवर कर लिया, इसका मतलब आप इसका न्यूक्लियस या प्रोटॉन नहीं देख सकते हो, तो इसका सील्डिंग पावर ज्यादा है। कहने का मतलब ये कोई एटम है, उसका न्यूक्लियस फिर 1 2 3 NS होगा, NP होगा, ND होगा। ND में भी तो 5 ऑर्बिटल्स है ना, उसमें सबसे ज्यादा सील्डिंग कौन कर रहा होगा, दैट इज dz स्क्वायर। अभी समझे हो कि नहीं? नहीं समझे तो फिर से पूछो। सील्डिंग से हमें क्या फायदा? तुम्हें ये फायदा है कि अगर आप इस एटम का न्यू आउटर मोस्ट वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर भगाना चाह रहे हैं और किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना और वो A+ बने, तो निकालने में जो एनर्जी लगती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो वो एनर्जी कम लगेगी क्योंकि ये न्यूक्लियस का प्रोटॉन इधर सील्ड है। सील्ड है मतलब किसी ने इसको कवर कर लिया। प्रोटॉन का अट्रैक्शन 2 ही सेल तक जा रहा, तीसरे आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक अट्रैक्शन है ही नहीं। अट्रैक्शन नहीं है तो ये फ्री फील कर रहा है। फ्री फील कर रहा मतलब ये बाहर निकलना चाह रहा, और आपने 1-2 किलो एनर्जी भी दे दी तो वो बाहर भाग गया। तो जितना ज्यादा सील्ड करोगे उतना ज्यादा भाग जाएगा। तो जितने जल्दी फास्ट रिमूव हुआ मतलब आपने उसको कैटायन उतने जल्दी बनाया। और कैटायन ये फिर देखिए, और एप्लीकेशन पार्ट में तो हम नहीं जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यही मतलब होता है कि आप वहाँ की लाइट को बम्बार्डिंग कराते हो और उसका एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हो। अगर डी ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन रहा तो सील्डिंग से क्या फायदा? अरे आगे ही एफ के लिए सील्ड करेगा, खुद के लिए थोड़ी ना सील्ड करेगा। आप अकेले खड़े हो तो आप थोड़ी ना सील्ड कर रहे हैं, आपके सामने जो 4 बच्चे खड़े हो गए वो सील्ड कर रहे हैं। मान लीजिए कोई स्पीच दे रहा है और वो बड़ा छोटा सा है, तो आपको तो वैसे ही नहीं दिख रहा है, और आपके आगे भी 8-10 और खड़े हुए तो आपके लिए वो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, जो 8-10 है उनको भगा दोगे तो जो भी स्पीकर है उसे आप देख पाओगे। तो ये 4f और 5f 6s इससे आगे वाली जो सेल है उनके लिए सील्ड करेगा न्यूक्लियस को। तो 5s से इलेक्ट्रॉन निकालने में फायदा मिलेगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे क्योंकि ये सील्डिंग ज्यादा दिखा रहा है, न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर लेगा। तो 3D ने न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ से कवर कर लिया, तो अब वो 4s के इलेक्ट्रॉन को इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा, 5s को नहीं कर रहा, 4f को नहीं कर रहा, 6f को नहीं कर रहा। तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना इजी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो एनर्जी कम लगेगी कि नहीं लगेगी? आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम हुआ कि नहीं हुआ? अब आयनाइजेशन एनर्जी पे तो कितना एप्लीकेशंस है, जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स आपके पास अवेलेबल है उसमें यही फिनोमेना यूज करते हैं। आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अथन में आई गो अहेड। चलिए, सो सील्डिंग का मतलब समझे। अब तीसरा डिफरेंस, पहला हमने देखा कि जो डी ही 5 हैं वो आपस में सारे एक से नहीं है, तो किसका क्या फायदा है, किसमें क्या ब्यूटी है, ये पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला हमने पढ़ा नोडल पॉइंट का डिफरेंस है, दूसरा पढ़ा सील्डिंग पावर का डिफरेंस है, तीसरा पढ़ रहे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इनके कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की पावर अलग अलग है। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ये अलग अलग पावर है। जिसे मैंने लिखा है डिफरेंस इन द ओवरलैपिंग। कोई डी ऑर्बिटल अच्छा ओवरलैपिंग करता है, कोई कम। उसी को मैंने दूसरा लिखा डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब कोई सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, कोई पाई बॉन्ड बनाएगा, कोई डेल्टा बॉन्ड बनाएगा, कोई पाई बॉन्ड बनाएगा।
ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा था? डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब हम देखते हैं, चलिए आपके लिए जो सिंपल अंग्रेजी शब्द होता है वो होता है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। डी ऑर्बिटल कितने तरह के कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये अंग्रेजी समझ आया। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक चालू हुआ। थर्ड डिफरेंस पढ़ रहे हैं हम लोग डी ऑर्बिटल में। बोलो हाँ कि ना, समझ आया कि नहीं आया? सो देखिए, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, एक है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा है पाई बॉन्ड। इसको डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं सिग्मा बॉन्ड डी ऑर्बिटल का यूज करके बनाना हो तो केवल केवल डी जेड स्क्वायर ही यूज होता है। आपसे अगर बोलूं कि मेरा हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो इस d में कौन सा d का ऑर्बिटल आया, तो आप बोलोगे sp3dz² वाला d यूज हुआ। दूसरा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में प्योर ऑर्बिटल, प्योर डी ऑर्बिटल अच्छी ओवरलैपिंग करते हैं, अच्छा पाई बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनाएंगे कंपैरेटिवली टू डी जेड स्क्वायर। सिग्मा बॉन्ड बनाने की बात आए तो कौन सा डी का ऑर्बिटल अच्छा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, डी जेड स्क्वायर। पाई की बात आए तो प्योर ऑर्बिटल अच्छा ओवरलैपिंग करेंगे। तो हमें अगर ये नॉलेज ना होता, इवन तुम्हारी तो स्थिति ये होगी कि तुम्हें पांचों डी ऑर्बिटल के भी नाम नहीं आते होंगे, ढंग से नाम भी नहीं आते होंगे। चलिए, क्या बुरा तो नहीं लग गया, कुछ ज्यादा हार्ड वर्ड बोल दिया? हर्षदा, मैं राइट और सर क्या क्या भूल जाते हो? ऐसा तो नहीं लगा सर हमको सब आता है, आप बेइज्जती कर रहे हो? यस, वेदांत इज हियर। आदत पड़ गई, क्या बात है। सहने की आदत नहीं यार, ऐसा नहीं है। जब तक आपका कोई शेप नहीं बना तब तक आपको हार्ड वर्ड ये सब झेलने पड़ते हैं। वंस बिकम अ ग्रेट आईआईटीएंस डॉक्टर्स देन यू आर सुपीरियर ऑन मी। सो ये हमारा कंसर्न है, और इंडिया में तो विदाउट प्रेशर कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा, बाकी डोंट टेक नेगेटिवली। लेट्स स्टार्ट। हम लोगों को अब देखिए आगे जो पॉइंट हैं वो मैं आपको बता दूं, मैंने डायरेक्ट जिस्ट लिखा है, सेंस लिखा है, लेकिन वो तुम्हें समझ नहीं आएगा। बड़ी बड़ी किताबों ने यही लिखा है, इवन किताबों ने ये नहीं लिखा कि वो dz स्क्वायर ऑर्बिटल से सिग्मा बनाएगा, लेकिन मैंने लिखा है बॉन्ड फॉर्मेशन बाय डी ऑर्बिटल। अगर सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो कौन सा डी ऑर्बिटल यूज्ड होगा, उसमें नोट पॉइंट लिखा मोर इफेक्टिव सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। क्यों, ये चीज समझने के लिए पहले हम लोग डिटेल पढ़ते हैं और फिर इस फाइनल आंसर पे आ जाएंगे। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, बोलो जरा। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। वन अनाउंसमेंट में करना चाह रहा, वैसे मैंने मैडम को, सर हम आपको सुना, चलिए बात सुनिए मेरी। वन मोर changes I need, if it is comfortable to you please drop message, otherwise जैसे क्लास चल रही वैसे ही करूँगा। हमारा ये प्लान है कि मैं 6:20 से 7 AM डेली आपको ऑर्गेनिक पढ़ाऊँ, और ऑर्गेनिक कम है क्योंकि अप्रोक्स 40 मिनट्स है। सेम डे में इवनिंग में 9 to 9:40 PM आपको इनऑर्गेनिक पढ़ाऊं, जिसका बहुत ज्यादा सिलेबस बाकी है, अप्रोक्स 8 चैप्टर्स बाकी है। गेटिंग मी और नॉट? तो ऐसा चलेगा क्या? इससे एक रीज ये बेनिफिट आपको ये भी है,
बिल्कुल जस्ट 6 बजे लेक्चर ज्वाइन करना होता था। उसमें आप 20 मिनट रिलैक्स्ड फील करोगे और 6:20 तक आप ज्वाइन कर लोगे, वेकअप कर जाओगे, जाग जाओगे और ज्वाइन कर लोगे, इजंट। और ज़्यादा नहीं, केवल 40 मिनट क्लास रहेगी और इस तरह से आपकी पर डे 1.5 आवर्स क्लास भी हो जाएगी। नहीं, फिर जो 6:20 है वो वही जाने, 6 से 7 नहीं होगी, 6:20 से 7 होगी। 7 टाइम पर आए और आप मैडम से एक बार रिक्वेस्ट करें कि वो 6:20 पे ज्वाइन करें, प्लीज एडमिट करें सभी को। और वहाँ केवल ऑर्गेनिक चलेगा और इवनिंग में सेम डे इनऑर्गेनिक चलेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा करने से सर, लेकिन 7 बजे के बाद कोचिंग खींचना मत, क्योंकि हमारा बायो का क्लास रहता है। ठीक है जी, डेफिनेटली तुम बोलो तो मैं और 6:45 6:50 पे वाइंड अप कर दो। ठीक है, बाकी जो छूट जाता है बायो वालों का वो लोग रिकॉर्डेड देख लिया करें, बट हाँ 6:20 to 7 ये जस्ट मैंने इसलिए प्लान किया कि इनऑर्गेनिक के टच में रहे। इनऑर्गेनिक आगे मगअप जैसा सब्जेक्ट भी होता है। अभी तो आपको अच्छा लग रहा, आगे करीब 300-400 रिएक्शंस डायरेक्ट बोलनी होती है और फिर वहाँ भेजे में जाता नहीं है, इसलिए गेटिंग नहीं। चलो, वो जो भी था अब उस पर डिस्कस करके कल का डिसीजन बताना, और अगर कल 6:20 पे ही क्लास रखना है तो मुझे मैसेज करना। मतलब 6 बजे मैं चालू हो जाऊंगा, आप 6:20 तक आ जाना और 7 बजे तक खत्म कर देंगे। चलिए अब काम की बात करते हैं। ओवरलैप कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड कोवेलेंसी। और जितनी कोवेलेंसी शो करेगा उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलना वो 9/10 की डेफिनेशन होता है। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इज अ मोर एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर जेई। मतलब एक ही था, बट आप इस वर्ड को बोलना चालू करोगे, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड कोवेलेंसी, और जितनी कोवेलेंसी शो करेगा उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो ये दो तरह की ओवरलैपिंग करता है, टू टाइप्स ओवरलैपिंग होगा, टू टाइप्स कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। वन इज हेड टू हेड ओवरलैपिंग, सुना ही होगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और दूसरा वर्ड आपने सुना होगा साइड वाइज ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग। बोलो हाँ ना, सभी लोग जानते हो ना। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से ओनली 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 सिग्मा बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। तो मैं सवाल फिर से पूछता हूं कि कितने तरह के ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे? मेरा सवाल फिर से है, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए कौन कौन सा ऑर्बिटल्स हम यूज कर सकते हैं? बोलो जरा। सिग्मा बॉन्ड 6 तरह के ऑर्बिटल्स के बीच में बनता है। ये लाइन समझ पाए हो क्या? 3 3 6। मेरी बात सुनो, सिग्मा बॉन्ड किन किन ऑर्बिटल्स के बीच में बनता है, ये पॉइंट समझ आया क्या? तो रीजन इज, आई मीन सिग्मा बॉन्ड 6 तरह के ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनेगा, sp/dz²। एक बार लिख लो, s और s ऑर्बिटल्स की बीच ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। s और p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग से सिग्मा बनता है।
P और P ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग से सिग्मा बनता है। P और D ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग से सिग्मा बनता है। D और D ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के बीच में सिग्मा बनता है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के बीच सिग्मा बनता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, जैसे ये लिखा CH3 तो ये तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और ये भी sp3 है, और उसके बीच में ये सिग्मा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सिग्मा है। या मैं बोलूं HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा ही तो था। ये sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये sp2 है, और इन दो के बीच ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बना। कैसे बना ये रटना नहीं है आपको, बस आपको सुनना है। सिग्मा बॉन्ड 6 तरीके से बन सकता है। हाँ ना, कुछ बोलो। या मैं आपसे अपना सवाल पूछ लेता हूं, क्या कभी कोई s ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना सकता है? क्या कभी कोई s ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना सकते हैं? और देखिए बीपीटी ने केवल इतना ही बोला, जो पॉइंट हम लोग जनरल पढ़ रहे हैं, कोई बीपीटी का शब्द नहीं बोल रहे हैं। बीपीटी महान साइंटिस्ट इतना ही बोल के गए थे, और बड़ी बड़ी कोचिंग्स वाले इसको 4-4 लाइन में प्रिंट करके पकड़ा दे रहे हैं। बीपीटी सेड दैट दैट दैट, खत्म। एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग, और मुझे मुश्किल से लगता है पीपी तक ही वो लोग शब्द बोलते हैं। बोलो हाँ कि ना? वेदांत ना लिख रहे हो मतलब क्या? अच्छा, नहीं करता है। मेरा सवाल था s ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्यों? कुमार, मिस्टर कुमार, एवरीबॉडी टेल मी, जिसे भी आंसर बताए, क्यों s ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना? क्या कमी आपको महसूस हो रही? उसका शेप उसका शेप स्फेरिकल है, वो गोल है, दुनिया भी गोल है, तो तुमको क्या परेशानी है? शेप गोल है, बस इसी से तुम नफरत करते हो और उसका पाई नहीं बनने दोगे। नो लेटरल ओवरलैपिंग पॉसिबल मतलब क्यों वो लेटरल ओवरलैपिंग नहीं कर पा रहा कुमार, मिस्टर अथम? मतलब वो गोल है तो फिर वो लेटरल नहीं कर पाएगा, ऐसा? यस रूसफ, बोलो यार। गर्ल्स ग्रुप प्लीज, एवरीबॉडी पार्टिसिपेट। फेज एक ही है। यस सोनिया, वेरी नाइस आंसर, एंड आंसर इज क्योंकि सिंगल फेज है, सिंगल लोब्स हैं। लेटरल ओवरलैपिंग में 2 लोब्स चाहिए होते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और एक्सिस के नीचे। इस पे आगे बात करेंगे। सवाल ये था कि कभी भी s ऑर्बिटल कभी भी नहीं, s ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। उसका रीजन आ जाएगा कि वो लेटरल ओवरलैपिंग नहीं करे। लेकिन लेटरल ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, वो तो सेंस नहीं निकल रहा था, वो तो एक अंग्रेजी शब्द हो गया, वो तो बुक्स वाले ही लिख रहे हैं, तो आपका इमेजिनेशन उधर कहाँ है? मेरी बात सुनो, हम लोग पहले इसी पे डिटेल चर्चा करेंगे, सिग्मा बॉन्ड के सारे एक एक एग्जांपल टच करेंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग का मतलब सीखेंगे, क्यों हेड टू हेड से केवल सिग्मा बनता है, क्यों पाई नहीं बनता है ये सीखेंगे, क्यों साइडवाइज से सिग्मा नहीं बनता है, क्यों पाई बनता है, ये सब कहानियां डिटेल पढ़ेंगे। एक बार जरा देखो, साइडवाइज ओवरलैपिंग के बारे में बस एक ओवरव्यू लिखें, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट करना, और फिर हम लोग एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। साइडवाइज ओवरलैपिंग करने के लिए, इसका मैं आंसर लिख रहा हूं, मिनिमम 2 लोब्स चाहिए, उससे ऊपर जितने भी हो। और हेड टू हेड ओवरलैपिंग के लिए मिनिमम 1 लोब्स चाहिए।
मतलब अगर लेटरल ओवरलैपिंग कराना है तो लोब्स दो होने चाहिए, और एस ऑर्बिटल के पास तो दो लोब्स नहीं होते हैं। इसका मतलब वो लेटरल ओवरलैपिंग, साइड ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा। इसका मतलब वो पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब मेरी बात सुनो, अगर दो लोब्स किसी एक ऑर्बिटल का सामने वाले दो लोब्स के साथ ओवरलैपिंग करता है तो वो पाई बॉन्ड बनाता है। अगर चार लोब्स किसी सामने वाले के चार लोब से ओवरलैपिंग कर जाएं, चार चार आपस में टकरा जाएं, ओवरलैपिंग करें, बॉन्डिंग करें, जुड़ जाएं, मिक्स्ड हो, तो वो जो बॉन्ड बनाते हैं उसको डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं। अगर छह लोब्स सामने वाले के सिक्स लोब से ओवरलैपिंग करें तो वो फाई बनाते, फाई ऐसा कुछ पढ़ते हैं, फाई बॉन्ड बनाते हैं। कुछ कुछ पल्ले पड़ा क्या लिख डाला, पहले स्क्रीनशॉट करो इसका। कर लिया क्या? मैं दोबारा शेयर कर दूं प्लीज। टाइप्स ऑफ ओवरलैप, तो दो लूप्स क्यों चाहिए, बट एक लूप भी तो ओवरलैपिंग कर सकता है। बोलता हूँ आगे। लिख लिया क्या? मूव टू द नेक्स्ट पेज। हम लोग एक एक के बारे में पढ़ेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हम लोग अपने पुराने टॉपिक पे आ चुके हैं, दैट इज हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ताकि ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, बट ये कि मिसअंडरस्टैंडिंग अंग्रेजी आती है आपको, ये क्लियर नहीं आती है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ओनली सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल, ओनली सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल। अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग कराया तो उसका मतलब होता है कि केवल एक लोब्स एक ही लोब से मिक्स किया होगा। ये तो हेड टू हेड अंग्रेजी जैसा शब्द हो गया। इसका जो साइन शब्द होता है वो ये मतलब होता है ओनली वन लोब्स ऑफ वन ऑर्बिटल, किसी एक ऑर्बिटल का एक लोब्स मिक्स्ड करे, प्लस मतलब ये मिक्सिंग लिख रहा हूं मैं, किसी दूसरे के भी, किसी दूसरे ऑर्बिटल के एक ही लोब से मिक्स्ड हो, एक ही लोब के साथ मिक्सिंग करें। अब मेरी बात सुनो, थोड़ा एग्जांपल समझो फिर मैं बात कर। मान लो आपका ये ऐसा कोई पेन लिया आपने, मार्कर पेन जो भी है, ठीक है, ये आपका मार्कर है। तो इसका जो एक लोब से इस साइड है और दूसरा लोब पीछे है। अगर जो दूसरा मार्कर है वो जस्ट उसके सामने आ जाए, ये पिन पॉइंट और ये पिन पॉइंट ही आपस में मिक्स्ड हो, इसमें मैंने बोला ये इसका एक लोब था, इस दूसरे ऑर्बिटल का भी ये एक ही लोब से, अगर ये दोनों आपस में मिक्सिंग करते हैं तो हम इसको बोलते हैं कि केवल सिग्मा बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड बना। इसका मतलब कि अगर मेरे पास दो लोब्स भी हों लेकिन मैं एक ही लोब्स को अलाउ कर रहा हूं ओवरलैपिंग के लिए, तो बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। अब इसका जरा रीजन सुनो। एस ऑर्बिटल में तो ये ऐसा जो क्लाउड है, ये मैंने इसको बोला 1s और ये हाइड्रोजन एटम लिखा है। अगर मैंने दूसरा सेम फेस का लेना है तो मान लो या तो प्लस प्लस लिया होगा या माइनस, ये भी मैं बोला 1s1 बोलो, मतलब दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैं ज्यादा कुछ डिटेल में अंदर नहीं जाना चाह रहा, केवल ये बता रहा कि ये एक ही लोब से एक हाइड्रोजन एटम का, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम का एक लोब से, जब एक ही लोब्स आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो ये जो ओवरलैपिंग रीजन है, जो पहला बॉन्ड बना,
इसे सिग्मा बॉन्ड बोला जाएगा। मतलब ओनली वन lobes get overlapping with another one lobes will make a first bond that is called sigma bond। कुछ तो बोलना होगा, तो उसे आप सिग्मा नाम दे दिया। ऐसा नहीं कि भाई उसे सिग्मा क्यों दिया, उसे पाई क्यों नहीं दे दो। साइंटिस्ट ने उस बॉन्ड का नाम सिग्मा पढ़ दिया, फर्स्ट वेरी फर्स्ट बॉन्ड को सिग्मा बोला। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं अभी मैंने लिखा ये s का एक लोब, मान लो ये 1s है, और p ऑर्बिटल को, इसमें तो दो लोब्स होते हैं, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या नोड। ये मान लो कि अगर ये सारे प्लस लिख रहे थे आप, तो ये वाला पार्ट प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा, तो ये p ऑर्बिटल हो गया। इसको मुझे हॉरिजॉन्टल ही रखना पड़ेगा, ये दो दो इसके दोनों लोब्स ओवरलैपिंग कर जाएंगे और वो सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा। तो ये देखो, ये s ऑर्बिटल होगा और ये जो दूसरे का p ऑर्बिटल था, एंड दिस इज कॉल्ड, जो p ऑर्बिटल था उसका एक लोब्स आपस में ओवरलैपिंग कर गए। और ये मान लो कि ये अगर हाइड्रोजन एटम था और ये फ्लोरीन एटम का लास्ट जो 2p5 लिखते हो, तो ये H और F बॉन्ड बना और उसके बीच में जो बॉन्ड बना वो सिग्मा बॉन्ड बना। अगर आप इधर तो s का एक ही लोब्स लिया और p ऑर्बिटल को ऐसे लिखते, तो इसके दोनों लोब्स फ्यूज्ड होने की कोशिश करते, और ये जो था अगर ये ऐसे कर गया तो ऊपर वाला लोब्स भी फ्यूज्ड हुआ और नीचे वाला भी हुआ, तो ये ओवरलैपिंग बिगड़ गई, क्योंकि ये सेम फेस था, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग थी, नीचे नेगेटिव साइन था, मतलब डिस्ट्रक्टिव थी। जब ये पलट के पूरा घूम जाए और इससे जुड़ने की कोशिश कर रहा होगा, उस टाइम बॉन्डिंग नहीं बनेगा, और बॉन्ड ही नहीं बनेगा, ओवरलैपिंग ही नहीं होगी, मिक्सिंग नहीं होगी, मतलब ये मिक्सिंग नहीं हुई या इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका मतलब कि केवल किसी एक एटम का एक लोब सामने वाले के एक ही लोब के साथ साथ मिक्सिंग करें तो बनने वाला बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ तक कुछ समझ आया? कोई तकलीफ हो तो बोलो। पहला मैंने s और s ऑर्बिटल जो कि दोनों के पास एक ही लोब्स था, ओवरलैपिंग कराया और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बनाया। अगले में मैंने हाइड्रोजन एटम लिया, इधर कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बनते तो सारे ही है ना, HF भी बनता, HCl भी बनता, HBr भी बनता और HI भी बनता। तो इधर तो ये सारे 1s ही होंगे और इधर 2p, 3p, 4p, 5p जो भी है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बिगड़ेगी, बट होने का तरीका तो यही होगा। बोलो अभी यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। हमने सिग्मा बॉन्ड दो तरह के ऑर्बिटल्स में पढ़ लिया, एक तो s और s के बीच में, और क्योंकि s के पास एक ही लोब्स होता है तो दोनों के एक एक लोब्स आएंगे और फर्स्ट लोब्स आपस में मिल जाएं और जो जो ओवरलैपिंग करेंगे उससे उससे बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। और एस एस ऑर्बिटल के बीच बना तो हम लोगों ने बोला एस एस ऑर्बिटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल है, दैट इज एस एस ओवरलैपिंग। दूसरा पढ़ा, एक एस का लोब लिया और दूसरा पी का एक ही लिया, पी के दोनों लोब्स अगर ले लिए तो ये जो ओवरलैपिंग होगी इसको जीरो ओवरलैपिंग बोलते हैं या नेगेटिव ओवरलैपिंग बोलते, आगे ये शब्द सिखाएंगे, अंतर भी है उनमें। आपने आपकी जो एलएन की सीट आप पढ़ते हो उसमें कई बार वो पूछते हैं which of the following overlapping is positive, negative, zero, बोलो हाँ ना। फ्लोरीन के पास एक ही तो डब्बा खाली होता है, लास्ट में 2p5 लिखा होता है प्रभु। H2F कब से बनाने लगे हो? एक H दो फ्लोरीन से जुड़ जाए या एक फ्लोरीन से दो H जुड़ जाए, ये कहां से पढ़े हो तुम? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 27, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक ही से तो ओवरलैपिंग करेगा। जस्ट पूछा, सो यस, जस्ट आंसरिंग कि नहीं करेगा।
ऑलराइट, आगे बढ़े। चलो स्क्रीनशॉट करिए फटाफट। सिग्मा बॉन्ड एस और एस ऑर्बिटल के बीच बनेगा, एस और पी के बीच बनेगा। एस और पी के बीच के एग्जाम्पल बोलो। एस और पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। और जो सिग्मा बॉन्ड बना है, ऐसा कोई एग्जाम्पल, हर जगह एच लिख देना। एच एफ हो, एच सी एल हो, एच बी आर हो, एच आई हो, और एच के साथ कोई भी जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्लोर पी ऑर्बिटल में भरा हो। तीसरा देखो, तीसरा सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में पॉसिबल है? पी एंड पी के बीच में, पी पी ऑर्बिटल्स के बीच में सिग्मा बॉन्डिंग। आप इस p ऑर्बिटल को हॉरिजॉन्टल रखोगे, केवल हेड से हेड टकराना चाहिए। अगर आप ऐसे रखोगे तो ये हेड पोर्शन भी टकरा जाएगा, ये टेल पोर्शन भी टकरा जाएगा। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव बना, इसने दो दो बॉन्ड बना दिए, ये तो फिर आपका पाई बॉन्ड बना देगा। तो अगर आपको पहला सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो एक ही लोब्स, एक एटम का, एक ऑर्बिटल्स का यूज किया जाए। तो इसे प्लस माना तो इस साइड वाला माइनस, तो दूसरा जो p ऑर्बिटल्स है इसका ये प्लस पार्ट और ये माइनस, इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव फेज। सेम साइन है, चार्ज नहीं, ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे। ये कुछ ऐसे लिखा होगा, बोलो हाँ कि ना। सो पी पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग, और ये जो बना बॉन्ड इस सिग्मा बॉन्ड। ऐसे कोई एग्जांपल बताओ, ये भी पी ऑर्बिटल था, ये भी पी ऑर्बिटल्स है, दोनों पी ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग। पी के पास दो लोब्स थे लेकिन एक ही लोब्स यूज किया, और जब भी एक लोब्स एक ऑर्बिटल का यूज करोगे तो जो पहला बॉन्ड बनेगा उसे सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। इसकी और डिटेल स्टोरी आपको जानने की जरूरत नहीं है, एक दो लाइन है उसमें, वो एडवांस जे कहने का मतलब वो एडवांस लेवल है, पीएचडी वगैरह का पार्ट है, लेकिन आपके काम का नहीं। आपका बीपीटी इसमें खत्म हो गया बहुत अच्छे से। ये बात समझ पाए हो क्या? एग्जाम्पल बोलो जरा जिसमें पी और पी ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग चल रहा है। एग्जाम्पल बोलो, जैसे आपने पढ़ा ना F2, तो एक फ्लोरीन में 9 एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p5। तो यहाँ P के जो तीन डब्बे हैं, दो पेयर्ड है, एक अनपेयर्ड है, तो अगला फ्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा और पेयर्ड कर देगा। मतलब F और F के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना, वो दोनों ही p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन था, और एक लोब में पहले एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था और दूसरे में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, और पेयरिंग की, मिक्सिंग की, कोवेलेंसिंग की, बॉन्ड बना। इसका मतलब F2 में, Cl2 में, Br2 में, I2 में, सभी में जो मिक्सिंग हो रहा है वो p p ऑर्बिटल के बीच हो रहा है। इसका मतलब जो पहला बॉन्ड बना दैट इज सिग्मा, और बनाने के लिए p ऑर्बिटल कभी भी आप वर्टिकल नहीं रखोगे। ये तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ऐसे आपको हाथ से नहीं रखना है, आप इलेक्ट्रॉन को पकड़ थोड़ी ना सकते हो। ये अजम्स हम लोगों ने प्रैक्टिकल चीजों को थ्योरेटिकल पॉइंट में कन्वर्ट किया हुआ है। तो ऐसा मत पूछना सर आपको पता था इसको ऐसे रखना है। समझ रहे हो क्या? फ्लोरीन क्लोरीन बनता है क्या? फ्लोरीन के साथ क्लोरीन बनता है क्या, ऐसा पूछ रहे हो ऋषभ? आगे अगला जो टॉपिक है आपका शायद कल की क्लास में आएगा, और ये सारे क्वेश्चंस आपके डिस्कस किए जाएंगे। कौन बनता है कौन नहीं बनता है, इसी को बोलते हैं कोवेलेंसी और एक्साइटेशन थ्योरी। ये पढ़ाएंगे कि Cl बनता है, Br नहीं बनता है। FCl बनेगा कि नहीं बनेगा, ClF बनेगा कि नहीं बनेगा, ये कल का विषय छोड़ दो। गेट इट? IHF बनता है कि नहीं बनता,
IF3 बनता है कि नहीं बनता, IF5 बनता है कि नहीं बनता, IF7 बनता है कि नहीं बनता, सब बनते हैं। कल के टॉपिक में आएगा, कल और परसों जब भी इनऑर्गेनिक कंटिन्यू रहेगा। अभी तो उसको बोलने से ही तुमको कौन सा समझ आने वाला, आ भी गया तो हाँ या ना आएगा, रीजन नहीं आएगा। चलो हम लोगों ने तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ते हैं हम लोग। P और D के बीच में एक p ऑर्बिटल हो और दूसरा d ऑर्बिटल हो और उनके बीच में ओवरलैपिंग। फोर्थ टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहां पे हमने बनाया, p ऑर्बिटल d ऑर्बिटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब p ऑर्बिटल्स आपका ऐसे होता है जिसमें दो लोब्स हैं, आपको तो एक ही चाहिए, और एक ही लोब्स चाहिए, मतलब आप उसे लिटा के रखो, हॉरिजॉन्टली रखो, और हॉरिजॉन्टली रखने को ही बोला था हेड टू हेड ओवरलैपिंग। केवल हेड ओवरलैपिंग करे, टेल टेल नहीं, हेड पार्ट ही ओवरलैपिंग करे, इसका मतलब उसको ऐसे लिटा के रख दो। हेड टू हेड मतलब इसको दूसरे शब्दों में बोले तो उसे हॉरिजॉन्टली रखा जाए। दूसरा, इस बार हमें डी ऑर्बिटल चाहिए, तो डी के 4 लोब्स होते हैं, ये ऐसे, ये वाला प्लस तो ये सामने वाला प्लस, ये माइनस तो ये माइनस, ये दोनों सेम फेज है, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव वेव, कंस्ट्रक्टिव वेव। और ये आपस में मिक्सिंग करेगा क्योंकि सेम फेज है, मतलब ये क्या बोलते, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये लिखा कुछ ऐसे, और ये इसका डी का एक लोब, 2 3 और ये 4, एंड दिस फर्स्ट ओवरलैपिंग फेज, पहला जो ओवरलैपिंग से बना बॉन्ड ही सिग्मा बॉन्ड है। अगर किन्हीं दो, और इसका रीजन है फिर आगे, क्यों पहले कोई सिग्मा बोला, क्यों पाई नहीं बोला, तो जब पाई बॉन्ड पढ़ाएंगे ना उस टाइम वो रीजन एक्सप्लेन किया जाता है। तो फर्स्ट, केवल एक ऑर्बिटल्स का एक ही लोब दूसरे ऑर्बिटल्स के एक ही लोब से मिक्सिंग करे, ओवरलैपिंग करे, तो उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। ये हेड टू हेड हो रहा है, इसलिए हमने इसे बोला है सिग्मा बॉन्ड। अरे बोलो आया कि नहीं आया। अगला, डी और डी ऑर्बिटल, डी और डी ऑर्बिटल के बीच की ओवरलैपिंग से हमें सिग्मा बॉन्ड बनाना है। हम लोग सिग्मा पढ़ रहे हैं ना, तो पाई की चर्चा डिटेल ना करें, हम सिग्मा बॉन्ड की बात कर लेते हैं। बोलो हाँ कि ना। अब अगर मुझे सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो मेरे पास दो चांस हैं, मैं प्योर प्योर के बीच कराऊं या फिर मैं मिक्स्ड वाले के साथ कराऊं। मेरी बात सुनो, मैं ऐसे एक एक्सिस लिखा, ये एक लोब, ये दूसरा लोब, ये तीसरा लोब और ये फोर्थ लोब। अब ये एक्सिस कुछ भी रख दो, एक्स बाई जेड, जेड एक्स, अलोंग द एक्सिस वाले बना दिए, और इसी को हम लोग प्योर पढ़ रहे थे, एक दूसरा एक्सिस लिया और ये ऐसे रखा, ये एक लोब्स, एक डंबल, दूसरा डंबल, हाँ ना कुछ बोलो। अगर मैं इसको पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव, और इसको नेगेटिव नेगेटिव, तो ये वाले वर्टिकल नेगेटिव, किसी को कुछ रखो, रखना एक सा होता है, पॉजिटिव साइन पॉजिटिव साइन। अगर मैंने ये दोनों सेम फेज है और इनके बीच में ओवरलैपिंग कराया, तो आपका जो पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये कुछ ऐसे बना होगा, ये, and this constructive phase, this overlapping region is sigma bond। किस तरह के ऑर्बिटल में बनाया हमने, प्योर डी ऑर्बिटल। प्योर डी ऑर्बिटल के नाम पढ़ो जरा थोड़े से, एक्स बाई डी बाई जेड, डी जेड एक्स, यही तीन थे। अब यहां पर
एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छा हुआ कि नहीं हुआ जरा बताओ एक बार। हमने तो यहाँ डी के चार लोब्स थे, एक दो तीन चार, केवल एक एक ही लोब्स का ओवरलैपिंग कराना इस कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। एक ही लोब्स का ओवरलैपिंग कराना इस सिग्मा बॉन्ड। तो मैंने डी के बीच में ये कराया और सिग्मा बॉन्ड बनाया। लेकिन यहां जो सिग्मा बॉन्ड बना वो लेस इफेक्टिवली बना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चार लोब्स में घूम रही थी, चारों लोब्स में डिस्ट्रीब्यूट था। तो मान लो आपके पास 100 रुपए थे, या और सिंपल समझ लो, अभी कहीं मेरी अंग्रेजी ना बिगड़ जाए, मान लो आपके पास केवल 100 रुपए थे, तो आपने 25 रुपए इसको दिया, 25 इसको, 25 इसको, 25 इसको, मतलब इसका 25% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही हर एक लोब में है। अगर किसी डी में इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही लोब में आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा, ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा, एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। बोलो हाँ कि ना। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों लोब्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट था, तो ये बनने वाला सिग्मा बॉन्ड लेस इफेक्टिव बना किसमें, प्योर डी ऑर्बिटल में। किसमें, प्योर डी ऑर्बिटल में अगर सिग्मा बना रहे हो तो लेस इफेक्टिव बन रहा है। तो आप इसको जरा थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाओ अगर कोई नॉलेज है आपके पास तो मैंने बोला कि अगर डी और डी ऑर्बिटल के बीच ही आपको मोर इफेक्टिव या स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनाना है, तो आंसर के हिसाब से आप डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल को प्रेफर करो। मान लो आपको ये पहले से पता है, अब मैं इसका रीजन बताऊं आपको। ये एक एक्सिस है, ये एम्पलीट्यूड बढ़ गया था ना इधर, ये जो एक लोब दिख रहा है, एक ऊपर एक नीचे वाला, ये चार लोब्स की मिक्सिंग से बना था। इधर भी जेड इधर भी जेड, तो दो इसके दो इसके, दो के मिक्स्ड होने से एक लोब, दो के मिक्स्ड होने से ये, और ये दूसरा बना था डिस्क। बोलो हाँ कि ना। और इसी को हम लोग डी जेड स्क्वायर पढ़ रहे थे। तो हमने ये बोला कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस वाले लोब में ही होती है। ये एक्स और वाई तो केवल, ये एक्स एक्सिस था और दूसरा वाई था, ये और एक्स और वाई को मिला के जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर था और एक डिस्क बनाया, लेकिन एक्चुअली 80% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड इन दिस वर्टिकल लोब्स। डिस्क में तो केवल 20% ही है। तो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। तो मान लो कि ये जो था, ये प्लस और ये डिस्क बना है। आप कोई दूसरा डी जेड स्क्वायर इसके सामने लाओगे तो ये वाला, ये था प्लस प्लस और ये डिस्क बना हुआ है, तो ये दूसरा डी जेड स्क्वायर। अगर इन दोनों को मिक्स्ड करोगे, फ्यूज करोगे, कंस्ट्रक्टिव वेव बनाओगे, ओवरलैपिंग कराओगे, तो यहां पे बनने वाली सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जरा देखो, ये ऐसे थोड़े टेढ़े टाढ़े हो गए, आप बस सीधे देख लेना, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और जो नीचे वाला है ये इसके साथ फ्यूज्ड कर गया, एंड दिस फ्यूजिंग एरिया, मिक्सिंग एरिया, ओवरलैपिंग एरिया इज सिग्मा बॉन्ड। ये पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव, ये डिस्क और ये इसका डिस्क। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बना, ये बॉन्ड 80% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में मिक्सिंग चल रहा है, क्योंकि 20% ही केवल डिस्क में था, डिस्क में था। अब बोलो समझ आया कि नहीं आया।
इतना जो बोल दिया वो कुछ खोपड़ी में गया, सब ऊपर से निकल लिया। क्यों dz स्क्वायर का सिग्मा बॉन्ड अच्छा बना? क्योंकि x और y तो जब परपेंडिकुलर थे तो रियल में तो वो जब मिक्स हुए ही नहीं थे। जो आपने डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को मिक्स किया, तो कंस्ट्रक्टिव वेव या कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग तो इन दो में चल रही, ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ऐसा बोल दिया गया कि ऐसे गोल गोल घूमे होंगे। तो जब dz स्क्वायर में ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वहां पर मिक्सिंग या ओवरलैपिंग के चांस ज्यादा होंगे, इसका मतलब वहां बॉन्ड अच्छा बनेगा। गॉट इट? बोलो सभी को समझ आया कि नहीं आया? अब देखो जो पीपीटी फॉर्म में दिखाया था उसे देखो जरा, पीपीटी नीचे है। यस, कम टू द पॉइंट वेरी फास्ट। बॉन्ड फॉर्मेशन बाय डी ऑर्बिटल, और बॉन्ड भी डी ऑर्बिटल दो तरह के बनाता है, खुद सिग्मा भी बनाता है और बनाएगा अपने डी डी में, और इसको आप लिखना सीखो डी जेड स्क्वायर सिग्मा बॉन्ड। ये याद हो जाएगा कि डी जेड का सिग्मा स्ट्रॉन्ग था। तो इसका मतलब पाई बॉन्ड कहीं ना कहीं प्योर ऑर्बिटल के बीच अच्छा बनेगा। बोलो हाँ कि ना? सो मोर इफेक्टिव सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल इन dz स्क्वायर ऑर्बिटल विच इज कॉल्ड मिक्स्ड ऑर्बिटल, जो कि बीपीटी में डायरेक्ट पढ़ा दिया गया। और बीपीटी साहब ने बोला भी यही है, केवल इसको हम कल नेक्स्ट जब भी क्लास बीपीटी पे होगी तो ये बोलेंगे कैसे दो ऑर्बिटल मिक्स करते हैं। इवन मेरे पास एलएम की बुकलेट है, मैं उसको जरा ओपन करूं 2 मिनट और आप सुनिए। बस 2 मिनट दीजिए, मैं उसको ओपन करूं किधर कुछ लिखा है। ये सब पढ़ता तो नहीं हूँ बट हाँ आप लोग तो पढ़ते ही हो, मैं नहीं पढ़ता तो। बड़ा बेकार तरीका होता है इनऑर्गेनिक पढ़ाने का, ये जो मटेरियल पकड़ा रहे हैं, क्या लिखते हैं बच्चे को समझ ही नहीं आता है। वेरिएबल वैलेंसी कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कई सारी वैलेंसी दिखाता है फॉस्फोरस, कभी 3 कभी 5। बड़ा गंदा तरीका लिख दिया, बच्चे के पल्ले ही नहीं पड़ रहे। सल्फर के भी 2 बॉन्ड बना दिए, 4 बनाए, 6 बनाए, मतलब वेरिएबल वैलेंसी शब्द बोल दिया। क्या रीजन है पता ही नहीं। अब वेरिएबल शब्द एग्जामिनर नहीं क्वेश्चन में लिखेगा, तुम्हारा टॉपिक तुम्हें क्लिक ही नहीं करेगा उस दिन, क्योंकि तुम तो रटा हुआ है। चलो हम लोग काम की बात पे आ जाते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीपीटी थ्योरी, पहला पॉइंट लिखा है टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग अकर बिटवीन हाफ फिल्ड बैलेंस सेल ऑर्बिटल ऑफ 2 एटम। तो एस और एस के बीच ओवरलैपिंग कराओ, sp के बीच, pp के बीच, dd के बीच, और भी आगे तमाम sp3 sp3 sp sp, मतलब हाइब्रिडाइज। इतने कंटेंट को जो 1.5 घंटे से बोला उसे उसने एक लाइन में बस खत्म कर दिया। बोलो हाँ ना? जो मैंने बोला वो लाइन समझ पाए हो क्या? आई रिपीट दी अंग्रेजी फ्रॉम एलन स्टेटमेंट, जो कि बीपीटी ने कंक्लूजन में बोला, टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको मैंने बोला था कि कोवेलेंसी वर्ड हम लोग बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंसी इज या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय ओवरलैपिंग बिटवीन हाफ फिल्ड बैलेंस ऑर्बिटल ऑफ 2 एटम। 2 एटम का जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है आधा भरा हो और वो ओवरलैपिंग करेंगे तो बॉन्ड बनेगा। इतना ही ओवरलैपिंग करा के अभी तक सिग्मा बॉन्ड बताया कि नहीं बताया? दूसरा अंग्रेजी सुनो इनका, ऑर्बिटल्स कम क्लोजर टू ईच अदर फ्रॉम द डायरेक्शन इन विच देयर इज मैक्सिमम ओवरलैपिंग। अब इसका आंसर था कि सिग्मा बॉन्ड dz स्क्वायर ज्यादा अच्छा बनाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। बच्चा जिंदगी भर घूमता रहेगा
कि डी एक्स वाई जेड और जेड एक्स में क्या परेशानी थी, जो कि आपने अंग्रेजी में एक लाइन में लिखा, ऑर्बिटल कम क्लोजर टू ईच अदर, ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आएंगे और वो उस डायरेक्शन से आएंगे जहां पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग के चांसेस होंगे। इस अंग्रेजी लाइन का कोई सेंस निकला? नथिंग एल्स। until unless you don't have any background knowledge, आपके लिए ये रटने के अलावा दूसरा सेंस नहीं था। और पढ़ाने वाले टीचर इसकी हिंदी पढ़ा देते थे, मतलब ये अंग्रेजी की स्टेटमेंट का हिंदी कन्वर्जन कर देते, मतलब वो तुमको ग्रामर सिखा के भाग लेते। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, इस तरह का लेक्चर यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। सी मोर देन 100 200 500 लेक्चर्स, आपके लेवल पे कोई भी इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये बस बीपीटी में 4-5 लाइन है और ऐसा बोलते हैं हम सब कि ऐसा ये अजम्पशन है, बीपीटी साहब बोल रहे थे, ऐसा ऐसा पढ़ लो। आप जाके पेज नंबर 48 ओपन करिए, प्री मेडिकल के मेरे पास मॉड्यूल्स हैं और एलएम का है, आप देखिए सारा बीपीटी आप बिना बोले ही खत्म कर दोगे। और मैंने बीपीटी के बारे में अभी कुछ डिस्कस किया नहीं। Strength of covalent bond is directly proportional to extent of overlapping. जितना अच्छा ओवरलैपिंग होगा उतना अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इस डायरेक्ट लाइन का कोई मतलब नहीं भैया, क्योंकि तुम्हारे पीछे बैकग्राउंड या दिमाग में कोई सेंस ही नहीं है। क्या स्ट्रेंथ होता, कैसे होता, क्यों अच्छा ओवरलैपिंग होगा, बेकार होगा, क्यों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, क्यों उसे हेड टू हेड बोला, क्यों सिंगल ओवरलैपिंग चाहिए, क्यों एक ही लोब्स चाहिए। कहानी खत्म कर दी उन्होंने, अपने 6-7 पॉइंट लिख दिए, कहानी खत्म कर दी, उसके बाद क्वेश्चन अटैच कर दिए, बीपीटी खत्म हो गई। और बीपीटी साहब ने कुछ बोला नहीं था, बीपीटी साहब केवल ऑर्बिटल्स का ज्ञान देने आए थे कि कौन ऑर्बिटल कैसा होता है। तो अंटिल अनलेस आप ऑर्बिटल सेपरेट करके नहीं पढ़ोगे तो बीपीटी आप रटोगे और बीपीटी के सवाल भी नहीं झेलेंगे। ऐसा तो नहीं इससे पहले आपने पढ़ा ही है और आप सबने अभी 2-4 यूट्यूबर्स को रेफर किया था, केमिकल बॉन्डिंग फिनिश किया ही हुआ, वो लोग कुछ डिफरेंस नजर आया और एवरीथिंग इज सेम व्हाट यू हैव अर्ली। यस अथन त्रिवेदी, अथन आप तो 2-3 टीचर से पढ़ रहे थे, तो 2-3 टीचर ही 2-4 ग्रुप में आता था। एक एक टॉपिक 4 टीचर पढ़ा रहे, एक माइक पकड़ता था, एक रफ करता था, एक सवाल पूछता था, एक जवाब देता था। ऑल राइट, चलिए। सो आई थिंक आप लोग थक वक गए होंगे, पूरे दिन आपका टायर्ड था, तो मुझे लगता है कि 5 बॉन्ड फ्रेश मूड में नेक्स्ट क्लास में किया जाए। क्या बात है, ये तो ज़्यादा हो जाएगा थंग। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाह रहा, मेरा कंसर्न है आप पढ़ो। मैं आपको फिर से ये बात बताऊं, इससे 2 साल पहले जिस कोविड के टाइम मैंने लीव आउट किया था दिल्ली और फिर रीज्वाइन भी किया हुआ है, यहाँ से जो बच्चा मेरे से 9th में था लेकिन वो क्लास 11th में बैठता था क्योंकि वो अच्छा था, वो अभी कोविड में 1 साल एलन मेन सेंटर पढ़ के आया। उसे 5 टीचर केमिस्ट्री पढ़ाते थे, लेकिन वो डेली दिल्ली डायरेक्टर को फोन करता था कि नरेश सर के जैसे केमिस्ट्री सर कोई नहीं पढ़ा रहा। सब पढ़ा रहे होंगे, ऐसा नहीं कह रहा मुझे उनसे अच्छी आती है, लेकिन रियली वो इम्प्रेस्ड नहीं हुआ और वो क्या पढ़ाते थे वो एलन में सुना भी नहीं। एंड ही केम डे बिफोर यस्टरडे, मीट मी ऑन फ्राइडे। उसने बोला कि सर वहाँ से कुछ फायदा तो नहीं हुआ। अब मैं दोबारा आया तो इस बार वो 12th में भी है और उसका जेई एडवांस और मेंस दोनों निकलवाना। तो मुझे फिर लगा कि हाँ थोड़ा सा तो डिफर है जिससे बच्चे मुझे लाइक कर रहे हैं। अगर वो एलन चला गया तो अब क्या दुबई जाएगा? पूरा इंडिया घूम लिया जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम था। जलगांव में भी सब आपके फैन हैं। ओके चलिए, मैं ऐसा कुछ नहीं चाह रहा, बट मेरा सिंपल कंसर्न ये है,
ट्रस्ट मी, जो मैं डिलीवर्ड कर रहा हूँ वो आपको रियली हेल्पफुल हो रहेगा। बाय द वे, अगर आपको इस टाइम नहीं रहा तो ये नॉलेज आपकी जिंदगी में अलॉट हेल्प करेगा। बिकम एज अ केमिस्ट्री ट्यूटर फॉर जेई और नीट विल अर्नर्स ऑफ 1 CR इन अ ईयर। 1 करोड़ एक साल कमाने में तो आपको 10 साल लग जाएंगे एज अ टीचर बन के भी, बट एनी हाउ यू विल बिकम अ गुड ह्यूमन फॉर सोसाइटी, एवरीथिंग विल बी गुड। सो ओके, थैंक्स अ लॉट, विल बी टॉक यू लेटर ऑन। ये सब रिकॉर्डेड हो गया, आई एम सॉरी।